नमस्कार, मिथिला मस्टेज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। बिहार विधानसभा में हंगामे के बाद अब सदन के अंदर और सदन के बाहर जो घटना घटी है, इसे लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कहा है कि ये ऐसी घटना उन्होंने पहली बार देखी है। वहीं तेजस्वी यादव ने सीधा आरोप लगा दिया कि वो 5 साल तक सदन में नहीं जाएंगे। हालांकि जो मुद्दा है वो है पुलिस विधेयक कानून को लेकर के, जिसके स्वरूप के बारे में जो विपक्षी दल कह रहे हैं उसको लेकर के खुद आज जब मुख्यमंत्री ने साफ कहा था कि गृह मंत्रालय इसको ब्रीफ करेगा प्रेस के सामने, तो आज हम बता दें कि प्रेस के सामने डीजीपी भी एस के सिंघल पहुंचे और जो गृह विभाग के अपर सचिव हैं चेतन, वो भी पहुंचे। दोनों ने प्रेस को ब्रीफ किया। चलिए हम आपको पटना से दिखाते हैं हमारे ब्यूरो प्रेम कुमार की रिपोर्ट, जिसमें साफ उन्होंने बताया कि ये बीएमपी पर लागू होगा। उन्होंने साफ कहा है कि ये जो पुलिस विधेयक कानून है वो बिहार राज्य पुलिस पर नहीं लागू होगा, ये बीएमपी पर लागू होगा। क्योंकि सीआईएसएफ के तर्ज पर बीएमपी को ढाला जा रहा है ताकि बिहार में जो घटना घट रही है उसमें यह दिया गया कि ऐतिहासिक स्तर पर कोई घटना होती है तो बिना वारंट की गिरफ्तारी हो सकती है। इसके अलावा वो यहाँ पर जो कोई उपद्रवित होते हैं उसको बिना वारंट की गिरफ्तारी हो सकती है। तो ये साफ आज बिहार सरकार की तरफ से स्पष्ट आ गया है और डीजीपी ने भी यही कहा है कि ये बीएमपी के लिए जो नया विधेयक कानून लाया जा रहा है ये बीएमपी के लिए है। इसको विरोधी दल या फिर विपक्ष इसको नए मुद्दे को लेकर के इसे बिहार सरकार पर थोपना चाहिए, जिसके लिए देखिए क्या कहते हैं इसके सिंघल और गृह विभाग के अपर सचिव चेतन। बिहार विशेष सशस्त्र बिल पर सस्पेंस को खत्म करने के लिए पुलिस की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीपी एस के सिंघल, बीएमपी के डीजी आरएस भट्टी, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद समेत कई पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान पत्रकारों के सवालों का पुलिस अधिकारियों ने जवाब दिया। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस को वारंट के बगैर गिरफ्तारी और तलाशी लेने की शक्तियां सिर्फ राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित उन प्रतिष्ठानों तक ही होगी जहां वह प्रतिनियुक्त होंगे। इससे इतर विशेष शक्तियों का इस्तेमाल विशेष सशस्त्र पुलिस नहीं कर सकती। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने पटेल भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। अपर मुख्य सचिव ने बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस को दिए अधिकार के दुरुपयोग की आशंका को सिरे से खारिज कर दिया। कहा कि राज्य के औद्योगिक संस्थान, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान और ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा में विशेष सशस्त्र पुलिस की प्रतिनियुक्ति राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने के बाद ही होगी। अधिसूचित प्रतिष्ठान में जहां इसकी प्रतिनियुक्ति होगी वहीं तक इसके अधिकार सीमित होंगे। राज्य सरकार द्वारा जिन प्रतिष्ठानों को अधिसूचित नहीं किया जाता वहां पर यदि इसकी प्रतिनियुक्ति रहती है तो विशेष सशस्त्र पुलिस को ये अधिकार नहीं होंगे। Airport or the Bodhi temple or anywhere. So kindly make it. So how if somebody attack and CISF take actions and he nab that person and he will hand it to you. Just 1 minute. I think you. आपका presumption ही गलत है ना? I think you have come a little late for. I think you have come a little late for the press conference. It was made amply clear right in the beginning of the press conference that not all airports and not all installations are secured by the CISF, Central Industrial Security Force. Since 2017, the Bodh Gaya temple as well as the Darbhanga airport recently, they have been handed over to the Bihar military police for security. They are not looked after by the CISF, they are looked after by BMP, which will now be looked after by the Bihar Special Armed Police. And the powers with the Bihar Special Armed Police are absolutely on par with the powers that have been given to CISF under the Central Act. Exactly, sir. Patna airport comes under the CISF. अरे भाई आप दो नहीं होंगे ना? This will not apply to Patna airport. This will not apply to Patna airport. This will only apply to the installations and locations where the state government by order defines that they will be secured by the Bihar Special Armed Police. Sir, my question to you is that CRPC 197 says that if any police officer or any government official commits any offence during the discharge of his duties, then the courts cannot take cognizance of it. लेकिन आपका सेक्शन 15 कहता है कि किसी भी अपराध का संज्ञान पुलिस नहीं ले सकती, कोर्ट नहीं ले सकती है। इसमें ये राइडर आप आधा पढ़ रहे हैं, प्लीज पूरा पढ़ दीजिए। नहीं पूरा पढ़िए ना भाई, पहले पूरा पढ़ दीजिए। इसमें ये राइडर जो था आप पूरा पढ़ दीजिए। आप अरे भाई आप पूरा तो पढ़ लीजिए।
आप पूरा पढ़िए ना, आधी अधूरी बात क्यों कह रहे हैं, पूरा पढ़ दीजिए। तो आपका प्रश्न क्या है? 197 से आप धारा 15 है इस एक्ट में, Exactly. तो आप उसके बारे में क्या क्लैरिफिकेशन चाहते हैं? मैं चाह रहा हूँ कि जैसे सीआरपीसी में लिखा है कि ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज, लेकिन आपके उसमें लिखा है कि किसी भी अपराध का संज्ञान, इसमें ये मेंशन ही नहीं है कि ऑफिशियल ड्यूटीज के दौरान अगर वो ऑफेंस क्रिएट करता है देन द कोर्ट्स कैन नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ। सो आप बहुत टेक्निकल जा रहे हैं, पर फिर भी पहले तो आप समझ लीजिए धारा 15 है क्या और उसके साथ जुड़ी हुई धारा 14 क्या है, उनको जोड़ के पढ़िए तो आपको स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। धारा 15 केवल इस अधिनियम के तहत अपराधों और उससे दंड से बात करती, उसके बारे में बात करती है, अन्य अपराध के बारे में बात नहीं करती है। वो ये कह रहा है अधिनियम कि अगर इस अधिनियम के तहत कोई सशस्त्र पुलिस अधिकारी दंड अपराध करता है तो ऐसे मामले में जो कोर्ट है वो संज्ञान तभी लेगा जबकि राज्य सरकार द्वारा अधिकृत पदाधिकारी रिपोर्ट देगा और उसकी प्रीवियस सैंक्शन होगी। ठीक है, ये क्यों ऐसा अधिनियम बनाया गया? इसलिए कि इस अधिनियम के तहत जो अपराध हैं वो घोर अनुशासनहीनता या इनसबऑर्डिनेशन या सेडिशन, म्यूटनी से संबंधित हैं। ये इस बल के आंतरिक इनडिसिप्लिन या इनसबऑर्डिनेशन से संबंधित हैं। इन अपराधों का आम जनता से कोई संबंध नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप धारा 14 पढ़िए, 14 बड़ा स्पष्ट करता है कि इस अधिनियम के तहत किसी भी सशस्त्र पुलिस अधिकारी को कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है अगर वो किसी अन्य अधिनियम जैसे आईपीसी वगैरह में अपराध करता है। तो इसका मतलब अगर वो कोई और अपराध करता है किसी भी प्रकार का तो ये अधिनियम उसको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। एक दूसरा, उसके ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई होगी। तो प्रोटेक्शन क्या है इसमें? प्रोटेक्शन है जो कि इंटरनल इनडिसिप्लिन, इनसबऑर्डिनेशन से संबंधित अपराध है जिसको जनता से सरोकार नहीं है। वो राज्य सरकार को जो कानून व्यवस्था बनाए रखनी है उसके दायरे में है, इसलिए वो राज्य सरकार की अपनी विवेक के अनुसार वो निर्णय लेगी। उसमें ये है प्रावधान, इसमें आम जनता से कोई कंसर्न नहीं है, ना ही कोई नहीं। और क्लियर मैं करूंगा क्लियर अभी भी। डीजीपी एसके सिंघल ने बिल के प्रावधान को समझाते हुए कहा कि यह बिल बीएमपी के लिए है, राज्य पुलिस के लिए यह बिल नहीं है। सीआईएसएफ के तर्ज पर बिहार सशस्त्र पुलिस को अधिकार दिया गया है कि ऐतिहासिक स्थल पर ही बिना वारंट गिरफ्तारी का आदेश है। बगैर वारंट ऐतिहासिक स्थलों पर तलाशी का अधिकार दिया गया है। इस बिल से बन जाने से बीएमपी और अच्छे तरीके से काम करेगी। केंद्रीय पुलिस बल पर निर्भरता कम होगी। बिहार एक विकासशील राज्य है जिसकी सुरक्षा के लिए यह बिल जरूरी है। साथ में उन्होंने कहा कि पारित अधिनियम बीएमपी के लिए है, न कि राज्य पुलिस के लिए। बता दें कि बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बिल को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। बजट सत्र के अंतिम दिन आरजेडी के नेतृत्व में पूरा विपक्ष काफी हंगामा किया। सदन के अंदर अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई। विपक्षी विधायकों को जबरन सदन से बाहर किया गया था। काफी हंगामे के बाद यह बिल को दोनों सदनों से पारित हो गया है। 197 सीआरपीसी का जो प्रावधान है वो ही प्रावधान ये लिखा हुआ है। केवल यह उसमें स्पष्ट किया हुआ है कि यह प्रावधान के उन्हीं परिस्थितियों और उन्हीं लोगों पे लागू होगा जो इस एक्ट से गवर्न्ड है और जो ऐसे किसी प्रतिष्ठान जो कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है उसमें काम कर रहे होंगे। उसमें ये तो बहुत लिमिटेड सा काम है। ये 197 तो इतना बड़ा है, ये तो छोटा सा है बिल्कुल। क्योंकि इनकी ड्यूटीज़ की जो सीरियसनेस है और संवेदनशीलता है वो इतनी ज़्यादा है कि उनको डिसिप्लिन में रखना और अगर ऐसी संवेदनशील ड्यूटी करते हुए अगर वो कोई गलत काम करते हैं या कोई कमी छोड़ते अपनी ड्यूटी में तो उसके लिए थोड़े कड़े प्रावधान रखे गए हैं और इसीलिए उनको एक मिनिमम प्रोटेक्शन दे रखा है कि भाई जो अपराध इसके अंदर डिफाइंड है उन अपराधों से अगर कोई व्यक्ति उनकी परिधि में कोई काम कर रहा है, मतलब उन अपराधों उनमें से कोई अपराध कर देता है और उसकी ड्यूटी जो है वो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठान में लगी हुई है, तब जो सरकार के द्वारा जो प्राधिकृत अफसर है इसी बल का, उसके बिना रिपोर्ट के कॉग्निजेंस नहीं होगा, उसकी रिपोर्ट के बाद कॉग्निजेंस हो जाएगा। ये इतनी सी बात है। इनका जो डेपुटेशन है वो राज्य सरकार द्वारा
निर्धारित प्रावधानों के उपरांत डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वो उनके साथ जो डायरेक्टर जनरल या एडिशनल डायरेक्टर जनरल जो इस सशस्त्र बल के मैनेजमेंट और उनके सुपरिटेंडेंट्स के लिए कमांड कंट्रोल के लिए लगे होंगे, उनके सहयोग से करेंगे। जो प्राइमेसी है वो स्टेट गवर्नमेंट की है। बस ये क्लियर कर दें कि जो विनिर्दिष्ट प्रतिष्ठान बोला जा रहा है वो ऑर्डर राज्य सरकार करेगी, और उस विनिर्दिष्ट प्रतिष्ठान में किस फोर्स का डिप्लॉयमेंट होना है वो पुलिस महानिदेशक गण करेंगे। अच्छा भट्टी साहब, एक सवाल का जवाब आवा दीजिए कि बड़ी संख्या में बीएमपी जवानों की तैनात आप सुरक्षा के लिए करते हैं, माननीयों की सुरक्षा के लिए करते हैं, कभी हाउस गार्ड लगाते हैं, कभी उनके साथ रहते हैं, तो क्या इस एक्ट के तहत जो माननीयों की सुरक्षा में तैनात हैं उन्हें भी कोई विशेष अधिकार मिलने जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। जो अभी ऐसे हो गया, बस कैटेगरी बोलो। सिर्फ जहाँ पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा, कोई प्रतिष्ठान हो या जो भी प्रकार की गतिविधि हो, सिर्फ सरकार द्वारा जहाँ अधिसूचित किया जाएगा उसके लिए अलग अधिसूचना होगी, तब ये विशेष बस ये इनके प्रश्न का उत्तर ना है भाई, इतना सा बोले हम लोग, आपका नहीं है। अच्छा, एक और विपक्ष जो सवाल डाल रहा हाँ, है बताएं कि धरना प्रदर्शन जहाँ है सरकार ने नोटिफाइड कर दिया कि ये जो जहाँ भी गदन बाग है वहाँ उसे हमने बीएमपी को या जो बिहार स्टेट आर्म पुलिस आ रही है उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी हमने उनको दे दी, तो क्या वहाँ किसी प्रकार से बगैर वारंट या बगैर कोर्ट या मजिस्ट्रेट से किसी भी तरीके की कानूनी कार्रवाई का अधिकार बिहार स्टेट आर्म पुलिस को नहीं है? और सरकार जो है वो इस तरह का प्रावधान करेगी ही नहीं, क्योंकि इस एक्ट में लिखा हुआ है कि सरकार के द्वारा क्या क्या कार्य किए जाने हैं। मैं परिभाषा बोल देता हूँ विनिर्दिष्ट प्रतिष्ठान का। विनिर्दिष्ट प्रतिष्ठान से अभिप्रेत है कोई लोक अथवा निजी क्षेत्र के औद्योगिक अथवा वाणिज्यिक उपक्रम, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान जैसे कि हवाई अड्डा, मेट्रो रेल, विद्युत संयंत्र, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व के स्थान, और कोई स्थान, प्रतिष्ठान या गतिविधि जिसे सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया जाए। तो यह इसका उद्देश्य स्पष्ट है कि आपको हवाई अड्डा, मेट्रो इत्यादि में ही इसका उपयोग करना है। मतलब ये सीधा स्पष्ट है कि इस एक्ट के तहत इस पुलिस को किसी के घर में घुसने का, राह चलते किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं प्राप्त। बिल्कुल सही, बिल्कुल है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कहा। पूछे हाँ, कोई भी प्रश्न पूछे। हाँ, पूछिए प्लीज। तरीके से विधानसभा में मार्शल रहता है, पुलिस नहीं रहती है, लेकिन 2 दिन पहले पुलिस ने इंटर की, विधायकों की पिटाई की, क्या उसी ढंग का दुरुपयोग नहीं हो रहा है फोर्स का? नहीं, इस पर मैं सबसे पहले स्पष्ट कर दूं, विधानसभा में जो भी कार्रवाई हुई, विधानसभा में सबसे पहले पूर्ण क्षेत्राधिकार वहाँ विधानसभा के माननीय अध्यक्ष का होता है। कुछ प्रतिष्ठान उस तरह के हैं जैसे कि माननीय उच्च न्यायालय में आपको पूरा वहाँ पर जो क्षेत्राधिकार है माननीय मुख्य न्यायाधीश का होता है। विधानसभा में पूरा अधिकार उनका होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय के कहने पर और उनके आदेश से जो पुलिस है उसे सहयोग के लिए भेजा गया था मार्शल के लिए, और उनके विशिष्ट आदेश के आलोक में भेजा गया था, और उस जो भेजा गया था वो पूरी संयम के साथ उसके द्वारा कार्रवाई की गई, और उसके अनुसार माननीय अध्यक्ष का जो क्षेत्राधिकार है उसके अनुसार ही किया गया। लेकिन विधायक को जिस ढंग से लात से मारा गया उनको, वो तो वीडियो है, आप उसको संजीवित कैसे कर सकते हैं? अगर इसमें मैं 2 चीज़ बता दूं कि यदि उस तरह का कोई कार्रवाई की गई है तो माननीय अध्यक्ष महोदय के क्षेत्र के अंदर हुआ है, उनके द्वारा जो आदेश दिया जाएगा अवश्य किया जाएगा, और कहीं किसी पुलिस के द्वारा या किसी के द्वारा गलत कार्रवाई की गई है तो उस पर अवश्य कार्रवाई की जाएगी। एक क्वेश्चन डीजीपी साहब से। हम लोग बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं इस देश के। हाँ, बताएं। आप जिस नंबर दिए, जिस दिन मुख्यमंत्री जी लगाए थे, आप नंबर पर कभी अटेंड नहीं होते हैं। आप एक अटेंडेंस को बैठाए हुए रटी रटाई बात करता है डीजीपी साहब मीटिंग में, चाहे 6 बजे सुबह, 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे। आखिर कभी तो आप पब्लिक से बात कीजिए या प्रेस से बात। आपको जो पता ही नहीं है तो क्यों बात कर रहे हैं? ये मेरा मोबाइल है, 1 मिनट रुकिए। मेरा ये मोबाइल है, जिसको कोई चीज पता करनी है मेरे कमरे में आ जाए। मैं औसतन एक दिन में 24 घंटे में कितनी कॉल अटेंड करता हूं मैं आपको हिसाब दे देता हूं।
और बात खत्म कीजिए और अब मत कीजिए, व्यक्तिगत बात मत कीजिए ना प्लीज। हाँ मत कीजिए ना। 4 बार मैसेज किया हूँ। अरे भाई छोड़िए ना भाई, जो कह रहा हूँ मैं, मेरी बात मानिए, रहने दीजिए ना, रहने दीजिए, बस हो गई बात बहुत। इसमें हम लोग भ्रमित नहीं हो, जो जिस इशू पर बात हो रही है वही बात हो रही है, उस पर कोई भी प्रश्न पूछे अवश्य, हम लोग जवाब देने के लिए, दूसरे प्रश्नों के लिए हम दूसरा समय दे सकते हैं। लेकिन आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम बैठे हैं, उस पर जो चर्चा करना है, प्रश्न पूछना है, अवश्य पूछें। ठीक। हाँ अरे भाई एक एक करके बात करो। हाँ आग्रह ये है सर, हाँ 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 कि पहले भी, क्योंकि हम लोग भी बहुत दिनों से 35 बरस से कर रहे हैं, पहले क्या व्यवस्था थी मुख्यालय में कि डेली शाम में 4